चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में हम लोग ने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन भी लगा लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जब भी बॉडी पर या किसी भी चार्ज के ऊपर, बॉडी मैं इसलिए बोल देता हूँ, मैं टेक्निकली बिल्कुल गलत नहीं हूँ, कहीं लिखा नहीं होता जनरली, क्योंकि कोई भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं बॉडी बोलूँ तो गलत भी नहीं है। ठीक है, उस बॉडी के ऊपर ही चार्ज होगा। तो कोई भी चार्ज है उसके ऊपर नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ड्यू टू अदर चार्जेस, अगर वो जीरो हो जाता है तो कहते हैं कि बॉडी के ऊपर क्या है, नेट फोर्स जीरो। और ये नेट फोर्स जीरो कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब अगर हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लें, क्या कर लें, एक दो तीन चार्जेस ले लें और उन तीनों चार्जेस में किसी भी चार्ज पर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो नेट जीरो आ रहा है ड्यू टू अदर टू चार्जेस, तो कहेंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब जो ये इक्विलिब्रियम है ये दो प्रकार का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बड़ा ही आसान है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर हम किसी एक चार्ज को डिस्टर्ब कर दें उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होगी जहां पर वो रखा हुआ, जहां पर उसके बाद लगने वाला नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, है ना। तो जब हम डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं तो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में खुद ही पहुंच जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब करें और वो वापस ना करके जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो आगे की तरफ मोशन कर जाए, दैट इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा कि अब उसमें वो ना डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में जाएगा और ना वो वापस आएगा, जहां रख दोगे वहीं पर वो पड़ा रहेगा। तो कहते हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तीन ही स्टेट होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो यानी कि अब यहां पर अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैंने कहा एक अगर हमने Q1 चार्ज लिया और एक हमने Q2 चार्ज लिया तो वी नो दैट कि नेट फोर्स ऑन ईच अदर, अगर हम एक सिस्टम लेंगे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये जो सिस्टम है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, मतलब कह रहे हैं कि नेचर से कोई मतलब नहीं है, चाहे पॉजिटिव रख लो चाहे निगेटिव पॉजिटिव रख लो, क्योंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है और कूलम्स लॉ दो ही पेयर में काम करता था, इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये सब पता है। यानी यहां तक तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, नेट फोर्स इज जीरो, द नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। कैसे सर, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, आंसर इज वेरी सिंपल। ठीक, बट अब मैं क्या करूं, मैंने कहा यार बीच में मैं तीसरे चार्ज को ले आकर के रख दूंगा, उसको मैंने नाम क्यू दे दिया। अब सिस्टम में दो पेयर बन रहे हैं, एक तो अगर मैं क्यू पर निकालूंगा एफ नेट ऑन एनी वन चार्ज, तो मैंने बीच वाले चार्ज की बात करी, तो दैट विल बी ड्यू टू अदर टू चार्जेस। अदर टू चार्जेस मतलब Q1 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा। सिमिलरली अब जो पहले दूरी जो इनके बीच में थी वो कितनी थी, R। मान लीजिए किसी एक चार्ज से मैंने इसको x दूरी पर रख दिया, तो रिमेनिंग दूरी क्या हो गई भाई, R माइनस। और हमें अच्छे से पता है कि भैया जो फोर्स है वो इसी पे तो बहुत डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू जितनी घटती जाएगी उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। कैसे, बिकॉज द कूलम्स लॉ सेज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब मैं एक ही स्लाइड पर कम से कम 5 स्लाइड पढ़ा रहा हूं, बाद में मुझसे कोई कहेगा नहीं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है और मैं सब कुछ अपना एग्जाम्पल क्रिएट करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं तुमसे फिर से ये बात कह रहा हूं, अगर ना आए तो पूछ लेना। अगर अब मैं पूछ रहा हूं इसको आराम सुन के जवाब देना, मैं कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ कंसेप्ट पूछ रहा हूं। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो इस पर लगने वाले कितने चार्जेस, क्योंकि अब तुम लोग को पनिश करना पड़ेगा क्योंकि प्यार से तो तुम लोग पढ़ने वाले हो नहीं। मान लेते हैं अज्यूमिंग इट एज अ पॉजिटिव चार्ज, ऑल अदर आर आल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहां पर इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों का नामकरण कर देते हैं, एफ ऑन क्यू ड्यू टू Q1 एंड एफ ऑन क्यू ड्यू टू, वेरी सिंपल, सबको आता है। ठीक है, अब जो मैं पूछ रहा हूं वो ध्यान से बताइएगा, सोच के बताइएगा। अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, है ना, शिफ्टिंग टूवर्ड्स Q1, वेरी सिंपल। तो क्या होगा, मैं जब बोलता हूं क्या होगा तो मैं फोर्स की बात करता हूं, क्योंकि चैप्टर में फोर्स पढ़ रहे हैं भाई हम लोग। ठीक है, बड़ा ही सिंपल बात है, फोर्स ही पढ़ेंगे तो फोर्स ही पूछेंगे ना। तो बताइए, अब मैं पूछ रहा हूं, देन मैं दो लिखूंगा, एफ क्यू Q1 इज लेस देन एफ क्यू Q2, या फिर एफ क्यू
Q1 इज ग्रेटर देन, बताइए कौन सा वाला ट्रू है? हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने के वजह से Q2 का जो रिपल्सिव फोर्स है वो थोड़ा सा वीक पड़ गया। ठीक है, बिकॉज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमने अभी पढ़ा था इनवर्स टाइम है ना, जब ये इंक्रीज करेगा तो ये स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट डाल देगा हमारे टोटल न्यूमरेटर के ऊपर। इसीलिए यहां पर हमने ये देखा कि दोनों में से कौन सा सही है, Q1 विल बी ग्रेट, है ना, इंक्रीज होता दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहां पर अभी पॉजिटिव केस स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि अभी एक फैक्टर की बात नहीं की गई, मैंने Q1 और Q2 की वैल्यूज के बारे में कोई बात नहीं करा। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये सारे बराबर हैं। अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि ये सारे बराबर हैं, ठीक है, तो क्या होगा उससे? सर उससे ये होगा जितना फोर्स ये लगा रहा उतना ही फोर्स ये लगा देगा अगर ये मिड पॉइंट पर है ना, क्योंकि मिड पॉइंट पर दूरी बराबर हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं कि मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं हम लोग, है ना। अदर देन मिड पॉइंट में क्या होगा, क्योंकि अब न्यूमरेटर का तो कोई मतलब नहीं है, सारा खेल अब सिर्फ और सिर्फ एक्स से हो रहा है या फिर आर माइनस एक्स से हो रहा है, तो जिसमें भी वैल्यू घटेगी उसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या करेगा, उसको पुराने वाले पोजीशन पर ढकेलने की कोशिश करेगा, राइट। ये तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल इसमें डिस्प्लेसमेंट में तुमने देखा, अब जो बताने जा रहा हूं इससे सारा खेल पलट जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे खेल कैसे पलटेगा, ये बात अभी इसमें गड़बड़ी आने लगती है ना, दिमाग में लगता है सर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। लॉन्गिट्यूडनल में तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में, पढ़ो कैसे इसको, इसको अगर चेक करना है और ऐसा चेक करें जबकि ये सारी बातें सही हैं, ये हम लोग ने बिल्कुल सही बातें करी, कोई गलत बात नहीं करी, लेकिन अगर मैं वर्टिकल इसको डिस्प्लेस करूं तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका एरो यहां से हटा रहा हूं क्योंकि फोर्स हमें पता है, अब मैं सिर्फ एक एरो बना रहा हूं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस डिस्प्लेसमेंट, जो भी कह लो, समझ में आ रहा है। तो मान लो मैंने यहां कुछ दूरी पर इसको ये y दूरी पर डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी नई पोजीशन तो ये है, मैं ब्लू कलर से इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई उसकी नई पोजीशन है। अभी इस पर क्या हो रहा होगा सर, एक रिपल्सिव फोर्स कैसे, सर ये लाइन ऑफ एक्शन आपने सिखाया था, सीधी लाइन से जोड़ दो, और एक इधर से भी रिपल्सिव फोर्स ये इधर जा रहा होगा। अभी तो आपने बताया कि ये मिड पॉइंट पर रखा हुआ था, तो ये दूरी बराबर हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो अच्छा ये बताइए फिर भी नहीं आया, तो ये फोर्स और ये फोर्स अलग अलग मान लेता हूं, मैं इसको लिखता हूं क्यू, नाम फिर से चेंज करना पड़ेगा यार, है ना, क्यू Q2 और इसको लिख देता हूं Q1। अरे कुछ नहीं आता तो इतना तो आता होगा कि दो वेक्टर का सम इनके बीच में ही कहीं आएगा, इक्वल मान लेते तो अच्छा रहता, इक्वल मान लेते तो सीधे ऊपर की तरफ जाता, तो मेरी वो अनस्टेबल वाली कहानी पूरी हो जाएगी, तो मैं तो इक्वल मानूंगा, मेरे लिए तो वही अच्छा है। मैंने कहा लेट Q1 इज इक्वल टू, इससे क्या हो गया, रिजल्टेंट इज 45 डिग्री पर आ गया। ठीक है, ये तेरा क्या हो गया नेट फोर्स। अब मैंने जो कहानी बताई थी, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है तो मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम्हें याद हो, लेकिन मैंने ये बताया था कि जब डिस्टरबेंस करने के बाद जिस दिशा में डिस्टरबेंस करें उसी दिशा में चला जाए तो कहेंगे कि अनस्टेबल है ना। और जब, क्योंकि अभी फंस रहे थे हम लोग, अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल में करा था तो देखा था कि ये तो स्टेबल दिखने लगा था, तो कहानी यहीं से फंसाते हैं कि गलत आंसर देने लगेंगे हम लोग। ठीक है, और अब यही चीज को नीचे करके देख लो, तो नीचे के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, से ग्रीन कलर यूज कर लिया, मैंने नीचे भी -y कर दिया, -y डिस्प्लेस कर दिया, उतना ही डिस्प्लेस किया जानबूझ करके ताकि तुम्हें ये पता रहे ये इसकी नई पोजीशन हो गई, ताकि तुमको ये भी पता रहे कि भाई ये और ये फिर से वही वाला लाइन ऑफ एक्शन बनेगा, इसका इधर रिपल्सिव आएगा और इसका इधर रिपल्सिव, और इसका नेट कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, है ना। तो फिर से प्रूफ हो गया कि इधर डिस्टर्ब किया उधर ही चल दिया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ।
तो यहां से तुमने एक केस स्टडी कर ली, इट इज अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। अब मैं जनरलाइज क्या करना चाहता हूं, नेचर, मैं नेचर पे फोकस करना चाह रहा था, ठीक है, कि सारे जब पॉजिटिव हैं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही अचीव कर सकता है, इससे कुछ भी अचीव ये करने लायक नहीं है। अगर इक्वल चार्जेस हो जाएंगे तो मिड पॉइंट विल बी द इक्विलिब्रियम फॉर द थर्ड चार्ज, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। लेट्स चेक फॉर द अदर टू चार्जेस, ट्राई करते हैं चेक करने का कि ये दोनों पर भी ये भी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, अनस्टेबल ही सही, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी अभी क्या हो रहा है भाई, पहले ही मुझे दिख रहा है ये भी रिपेल कर रहा है, वो भी रिपेल कर रहा है, तो कहानी तो बन नहीं रही यहां, इन दोनों की तो बनी नहीं रही ना। अरे भाई ये भी रिपेल कर रहा है उधर से, वो कहेगा उधर जाओ, ये कहेगा इधर जाओ, बीच वाला है ना। तो ये तो कहानी नहीं बन रही, सेंटर वाले के लिए बन रही है कि अनस्टेबल बन रहा है, ठीक है। बट एक केस स्टडी करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, हमने कहा नया फिगर बनाएंगे। नया फिगर बनाएंगे विथ न्यू कलर, ठीक है, Q1 से Q2 एंड यहीं पर इनका लाइन ऑफ एक्शन, और बीच में आ गया दिस Q विथ माइनस साइन, है ना, माइनस Q, ठीक है। माइनस Q करने भर से क्या फर्क हुआ देखो, इसको ये इधर खींचेगा तो लिखेंगे F माइनस Q Q1, और ये हो गया तेरा F माइनस Q Q2। अब दिख रहा है ये दोनों अपोजिट हो गया, है ना बेटा। अब इसको डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस ऊपर नीचे कर लो कहीं भी, है ना। तो ये तो मिटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो जब डिस्प्लेस करेंगे देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर रख रहा हूं इसको, है ना, ये माइनस Q की नई पोजीशन, अगेन वी आर ड्रॉइंग द लाइन ऑफ एक्शन फॉर बोथ द चार्जेस। और अब इसको ध्यान से देखेंगे जब हम लोग, तो हमें देखिएगा ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है ना। दोनों का रिजल्टेंट कुछ भी नहीं तो बीच में नीचे की तरफ तो आ ही रहा है, यानी ये किधर की तरफ जा रहा है, अपनी वापस से पोजीशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। यही तो कंडीशन थी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। जरा अब इस पे चेक करो, इस पर चेक करो, इस बेचारे पे, इस पर एक अट्रैक्टिव लग रहा है, इस पर एक, यही कुछ पॉसिबिलिटी है कि नेट जीरो हो जाए। तो देखो ना, एक इधर, यहां पर भी एक इधर और एक, यही तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी दिखा रहा है कि तीनों पर नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस हैं। अच्छा और मजेदार बात बताता हूं, तुमने डिस्टेंस वाली बात जो मैंने बताई थी वो तुम्हारी इसलिए इतनी काम की है बेटा, ये डिस्टेंस कम की है, डिस्टेंस कम, Q1 और माइनस Q के बीच की दूरी कम है या Q1 Q2 के बीच की दूरी कम है। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ कुछ, जो इसकी जो ताकत है उसको रिड्यूस करने के लिए दूरी बढ़ा दी। तो यानी कि ये पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है कि इसकी ताकत ज्यादा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी ताकत भी इसके चार्ज के ज्यादा हो सकती है, रिपेल कर रहा है, तो ये कैंसल आउट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसके लिए भी वही होगा, समझ में आ रहा है। तो यही तो एक ऐसा सेटअप बन रहा है जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम होता हुआ हमें दिख रहा है, और किसी में दिख सकता है नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि भैया अगर आपको तीन चार्जेस का सिस्टम बनाना है और उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में करना है, तो पहली बात तो एक ऐसा चार्ज जरूर होना चाहिए जो कि अपोजिट नेचर का होगा, जो भी बाकी दोनों के चार्जेस के नेचर होंगे। समझ में आया। और उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से करेंगे तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम बना ले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो सेम चार्जेस में तो अनस्टेबल ही बनना है, ठीक। तो ये आपको मैंने पूरा समराइज कर दिया इतने में ही। अब यहां पर वही सारी कहानी लिखी हुई है, आराम से पढ़ते रहना घर पे जाकर के, ठीक। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव दिख रहा है, स्टेबल, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, क्लियर है, यहां टिक कर लो। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव करके देख लो। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको, अब इसमें बताओ क्या होगा। डिस्टेंस कम हो गई, दोनों चार्जेस बराबर हैं,
अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम वाइब्रेट किधर करा रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। इन दिस सिनारियो ये दोनों चार्जेस आप सेव क्यों कर दिए? आप सेव मत करो, तब तो हम आपकी थोड़ी बहुत मान लेंगे बात कि भाई ये ताकतवर है तो ये खींच लेगा, लेकिन फिर आप इस साइड ले आते ही तो ये तो खींच जाएगा। यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनली तो अनस्टेबल ही है, वर्टिकली ये स्टेबल में आ जाता है। तो लिखा भी है कि यहाँ पर इन दिस केस इफ इज स्लाइटली डिस्प्लेस प्लस क्यू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द माइनस क्यू, क्या हो जाएगा? किसी भी एक डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो अब इसकी दूरी मैटर करती है सिर्फ। तो दूरी कम होने से ये वाला जो फोर्स है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू टू कर देता हूं, माइनस क्यू टू है ना, ये माइनस क्यू वन विल बी ग्रेटर देन क्यू वन। अरे मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा लिख दिया, क्यू पहले आएगा ना, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका नाम पहले आता है बेटा, है ना, माइनस क्यू और ये प्लस कैपिटल क्यू माइनस क्यू वन, है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि पूरा केस स्टडी करने के बाद इतना समझ में आया कि सारी चीज तो ठीक है, लेकिन आप कौन सा वाइब्रेशन करेंगे उसके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा कि हम स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्योंकि फिर इस वाले सिनारियो में तो हमारे पास सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, चाहे तीनों पॉजिटिव हो चाहे तीनों निगेटिव हो, तभी लॉन्गिट्यूडनल में हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बना पाएंगे। क्योंकि होगा क्या कि जब हम अगर इसको अभी इसको निगेटिव कर दो जरा, देखो क्या होता है। जब मैं इधर ले आऊंगा तो रिपल्सिव नेचर ज्यादा हो जाएगा और यहां पर इधर का रिपल्सिव कमजोर हो जाएगा, तो ये किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, तब तो ये स्टेबल हो गया। और ये हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा था, तीनों प्लस रखे थे मैंने, तो हमने दिखाया था कि हम जब वर्टिकल कर रहे हैं तो अनस्टेबल हो जा रहा है और जब हम लॉन्गिट्यूडनल कर रहे हैं तो स्टेबल हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप वाइब्रेट किधर कर रहे हो, ठीक है। अब सीधी सीधी बात पर कंक्लूड करूंगा मैं कि ये सारा जो स्टडी हम लोग ने करा ये डिपेंड करता है कि हमारा, पहली बात तो वाइब्रेशन, फिर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कौन सा वाइब्रेशन है। तो बेटा ये वाइब्रेशन तो आपको रट गया है, ये कौन सा है? अरे सर ये तो एसएचएम है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये एसएचएम का टाइम पीरियड पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा, वो क्या होता है? टाइम पीरियड, दैट विल बी व्हाट? 2 पाई अंडरवुड m अपॉन k। ये हुक्स लॉ भी पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ाया भी था, एक हमने फॉर्म बताया था। अच्छा ये 12 नहीं बता, तुम रटो ये, है ना, मैंने कुछ बता रखा है जिससे कि डायरेक्टली पता चल सकता है कि कौन से फोर्स का सिर्फ फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि वो एसएम वाला फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम ये इसको याद रखो, ये हुक्स लॉ होता है, इसमें माइनस के क्या है? कांस्टेंट होता है, एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स की वैल्यू पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट के, देखो हो भी रही है। अब तुम्हें यहाँ प्रूफ कर देता हूँ, ये ऊपर जा रहा था तो इसको ये क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा? इधर। फोर्स क्या है? नीचे की तरफ। अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया? कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव टाइम्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसको वाई कर लो, अरे ऐसे नहीं करते, ये वाई में हो रहा है ना, इसको एक्स लिख दिया मैंने, है ना, करेक्ट कर दिया करो यार, अभी पढ़ाया इतनी मेहनत से तब भी मैंने वाई बोला था, यहां मैंने लिख दिया एक्स। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव टाइम्स है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज योर माइनस के। अब इसी चीज को अगर हम लोग एक्स एक्सिस में कर रहे हैं तो वाई की जगह क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो जो पीछे क्वेश्चन लिखा है वो क्या है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अभी मैंने दिखाया भी कि दो तरीके से वाइब्रेशन पॉसिबल है, वर्टिकली और, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिनेरियो में है, बस आपको ये पहचानने के लिए कि ये फोर्स का इक्वेशन देख के बता सकते हो कि ये फोर्स किसका है? सिंपल हार्मोनिक रीस्टोरिंग फोर्स है। ये क्या कर रहा है? नेगेटिव मतलब ये वापस ले आ रहा है अपनी जगह पर। तो यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करेगा? ऐसे वाइब्रेट करते 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 आगे रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड पूछेंगे क्वेश्चन में, तो इससे निकाल लेंगे अपन, ठीक। चलो अब जो नेक्स्ट है दैट इज पेंडुलम। अब हमने क्या करा? हमने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम पेंडुलम बनाएंगे। पेंडुलम कैसे बनता है भाई? पेंडुलम तो सबको पता है सर, आप एक पहले छत लेके आइए, उससे एक रस्सी लटकाइए और उसके बाद हमने एक बॉब लगा दिया। अब इसी बॉब को मैंने चार्ज दे दिया। अब कह रहे हैं नहीं एक नहीं होना चाहिए, दो दो रस्सी बनाइए, है ना, और दो हम बॉब ऐसे रखेंगे और ये ऐसा होता नहीं है, गंदा लग रहा है। तो अब उसको वहां से हटा करके ये कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर चार्ज देंगे
तो बीच में आएगा रिपल्शन। ठीक है, अब थोड़ा इस पे देखो, तो यहां पर इनिशियली ये दोनों थे मीन पोजीशन की, ये अब यहां से रिपल्शन जब होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से रिपल करेंगे, इट विल मूव लाइक दिस। लेकिन हम ये स्ट्रेट लाइन क्यों लेते हैं, देखो ये एंगल इतना स्मॉल होता है, द एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो एंगल इज वेरी स्मॉल, तो उस केस के हिसाब से हम लेके चलेंगे, वी विल टेक इट एज ए, ये इसकी जो शिफ्टिंग हुई, समझ में आ रहा है। और इनके बीच की जो दूरी है वो पूरी ले ली हमने, इस तरीके से आर भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नाउ यू हैव द आइडिया कि एक्चुअली अगर ये कुछ दूरी पर जाकर के हवा में हैंग कर रहा है तो हैंग कैसे कर सकता है। तो हैंग करने के लिए आपको पता है कि धरती माता तो इसको नीचे खींच ही रही है, ये दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन जो खींचूंगा, इस पर मुझे कौन सा फोर्स मिलेगा, इस पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा जो रिपल्सिव होगा, दोनों में सेम फोर्स लगेगा ना, इधर भी लगेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ हो गया। ये इसको इस लाइन पर रोक दिया और ये नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो सर इसको mg को कौन कैंसिल कर रहा है, mg कैंसिल कौन कर रहा है, देखो रस्सी है, हाँ रस्सी है, रस्सी में तनाव होगा, बिल्कुल होगा, एक एंगल बनेगा, कैसे पता चलेगा ये एंगल, अरे यार ये रस्सी कुछ एंगल बनाएगी अपने मीन पोजीशन से, तो जितना एंगल इधर गया उतना ही एंगल, यही पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो तीसरी लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल वेव होती है, जो एंगल यहां बनाएगी वही अल्टरनेट एंगल यहां बनाएगी, बेसिक मैथ। तो भैया जो एंगल यहां वही एंगल यहां बन रहा होगा, तो ये टेंशन इस रस्सी के अंदर है, तो इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, किसको कर रहा है, mg को कैंसिल कर रहा है, समझ में आ गया। अब तुम कहोगे सर इसको कौन कैंसिल किया, क्योंकि आपने सिखाया है कि कहीं रुकेगा वो तभी होगा जब नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0। तो इधर क्या है, तो कहूंगा अरे यार तूने कॉस बनाया तो साइन भी तो बना ले भाई, टी साइन, तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज y एक्सिस के लॉन्ग t cos थीटा इज इक्वल टू mg और t sin थीटा इज इक्वल टू fe। अब ध्यान से देखना, डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो 1 से, 2 डिवाइड बाई 1 यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू fe अपॉन, अब इसका क्या करना है ये तुम सोचो, रिलेशन है तुम्हारे पास, इससे तुम चाहे कुछ भी निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्या नहीं पता है तीनों में से। ठीक है, तो अगर थीटा हमें पता है और हमसे किसी ने कह दिया कि हमें जी निकाल, ये एम निकाल के दिखाओ, मास कितना है, तो जी पता है, एफ हम निकाल ही लेते हैं, हमेशा से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी ने कह दिया ये डिस्टेंस निकालो दोनों के बीच की, तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तुम सोचोगे यार इसका क्या काम है, तो ये एक्स भी तो निकल रहा है, थीटा भी पता है मुझे, मास भी पता है, जी भी पता है, के भी पता है, 9 to 10 पावर 9, क्यू भी मुझे पता रहेगा, मुझे एक्स नहीं पता, निकाल ही लेंगे। तो वी कैन मेक फॉर्मूलाज, इस रिलेशन से तुम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, जिसकी जरूरत हो वो यूज करो और सॉल्व कर डालो। ठीक है, ये होता है लैमीज थ्योरम। व्हाट इज लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम वेरी सिंपल, तीन फोर्सेस लगने चाहिए। ठीक है, इफ तीन को प्लानर हैं, को प्लानर ये सब देखो वेक्टर में पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज को प्लानर, कॉन्करेंट। ठीक है, किसी एक ही पॉइंट पर आकर के वो देखो यहाँ पर या तो ओरिजिनेट हो रहे हो या तो इंटरसेक्ट हो रहे हो किस तरीके से। ठीक है, तो एक्ट ऑन ए बॉडी टू कीप इट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, याद रखना नेट फोर्स इन तीनों का 0 होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है, then each force is proportional to the sine of angle between the other two जो आपके फोर्सेस हैं। तो भैया ये तीनों को बनाने का तरीका है। ठीक, या तो एक्सटीरियर एंगल ले लो इस तरीके से, ये इसको ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर कहलाता है, तो हर वर्टिसेस पे 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, या तो ये एंगल अल्फा बीटा गामा समझ लो, नहीं समझ में आता तीनों को जोड़ दो। ठीक है, उनकी पूछे ले आओ, वेक्टर में एक हेड होता है, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल यानी पूछ कहते हैं, टेल को सबकी जोड़ दो, डायरेक्शन मत चेंज करना। जैसे कि मैंने कह दिया इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1, मैंने कह दिया इस डायरेक्शन लग रहा है F2, और मैंने कह दिया ऐसे लग रहा है F3, मैं सबकी पूछ ले आऊंगा, जोड़ दूंगा, डायरेक्शन नहीं छेड़ूंगा, जो भी एंगल बन रहा है उनके बीच में वही एंगल मेरा अल्फा बीटा गामा बन जाएगा। याद रखना कैसे निकालते हैं, अगर ये F1 है तो इसके जस्ट पीछे अल्फा आएगा, इसका एंगल। ठीक, अगर ये F3 इसके पूछ के जस्ट पीछे गामा, F2 के जस्ट पीछे बीटा, ये तरीका होता है। अल्फा पहले तो F1 का, बीटा दूसरा नंबर F2 का, और गामा तीसरे वाले का, सबकी पूछ के पीछे एंगल बनेगा, बड़ा सिंपल है, तीनों का सम 360 होता है।
तीनों का सम हमेशा 360 होगा, ठीक है, लेमीज थ्योरम है। तो करना कुछ नहीं है, आपको साइन ऑफ F1 का एंगल क्या था भाई, अल्फा, तो F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन, इसका इस्तेमाल करके कई बार न्यूमेरिकल्स में फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोल दिया कि अगर हम किसी एक बॉडी पर 3 फोर्स लगा रहे हैं, उनके बीच का कुछ एंगल हमने बता दिया और कह दिया द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कहते हैं चार्ज इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी मैं तुमको बता दिया कि नेट फोर्स इज 0, तो फाइंड करो कोई F1 F2 F3 से कोई वैल्यू कह दी निकालो, या कह दिया अल्फा बीटा गामा से कोई वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करोगे, यही रेशियो यूज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से इसको पढ़ो, इसको हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी लिखो। अच्छा, एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं तुम्हारे, जैसे न्यूमेरिकल करने का कभी मन करे, कभी तुम लोग पढ़ने का मन करे कभी जिंदगी में, तब तो कुछ तो मेरा ऐसा होना चाहिए, काम का आना चाहिए तुम लोग के। लिखो इसमें, अगर किसी ने कह दिया कि बताइए 2 चार्जेस हैं, तीसरा चार्ज इतने पर्टिकुलर वैल्यू का है, मैं उसको कहां प्लेस करूं, कहां प्लेस करूं मतलब उसकी दूरी बेटा, किसी एक से x होगी, किसी से दूसरे से r माइनस एक्स, तो ये x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालें, अगर हमको वैल्यूज पता है Q1 Q2 और Q3 की, ठीक है। तो हम याद रखना, दिस इज ये फॉर्मूला जो बना रहा हूं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, लिखो x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाई r, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ठीक है, तो मैं कितने कूलम का चार्ज प्लेस करूं, मुझे दो चार्ज पता होंगे, पहले और दूसरे, मुझसे कह रहे हैं कितनी वैल्यू का चार्ज मैं प्लेस करूं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो भी नेचर होगा वो निगेटिव होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है। किसी ने कहा कि सर आपका फॉर्मूला गलत है और आपने गलत रख दिया, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, मेरा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो सही आएगा, दैट इज, बताओ ये किसका कितना काम आएगा, ये निगेटिव है ना, तू कह रहा निगेटिव चार्ज थे पहले, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, करेगा, वो निगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, देखिए पॉजिटिव हो गया, समझ में आ रहा है, और वो पॉजिटिव होंगे तो ये निगेटिव ही रहेगा। तो इस तरीके से इसमें लिखो, पूरा फॉर्मूला लिखो, Q1 Q2 विच इज हमने एज्यूम किया पॉजिटिव, जैसे तुम निगेटिव पुट करोगे ये हो जाएगा सही, ठीक है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से लिखो नीचे, रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इन दो फॉर्मूले से हम एक्चुअली Q और X की वैल्यू निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल इस पर आते हैं, ठीक है, बिना पढ़े आप इसको पढ़ करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। ये होमवर्क दे दूं क्या तुम लोग को, एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, ये तेरा होमवर्क है, ट्राई करना, जो करके आएगा उसी को बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अगर हमने 3 चार्जेस प्लेस किए वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी साइड्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो मैं कितने कूलम का चार्ज प्लेस करूं, और वर्टिसेस पे जो मैंने चार्ज प्लेस किया वो बराबर है, कोई मैग्नीट्यूड ले लो तुम, चाहे प्लस ले लो माइनस ले लो, इक्वल रखना तीनों वर्टिसेस पे, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। समझ में क्वेश्चन आ गया ना कि नहीं आया, मैंने कहा कि ये कोई भी ले लो, तुम्हें क्या चाहिए, प्लस रख दूं, लो प्लस रख दिया, तीनों वर्टिसेस पर बराबर चार्ज है जो कि बराबर दूरी पर है, तो मैं कह रहा हूं मुझे सेंटर वाले चार्ज पर इक्विलिब्रियम चाहिए, मतलब सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स शुड बी 0 ना, तो मैं कितने कूलम का चार्ज प्लेस करूं या मैं कितनी वैल्यू रखूं क्यू की, सच दैट ये अचीव मैं कर पाऊं, समझ में आया, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम लोग का। और सिमिलरली आप स्क्वायर के भी लिख लो, ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क, आप ये स्क्वायर में भी कर लो, सेम आप यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू, ए दूरी ए दूरी ए दूरी ए दूरी, और सेंटर पे पूछना हो कितने वैल्यू का क्यू रख दूं, प्लस क्यू यहाँ पर भी प्लस क्यू, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये होमवर्क है तुम्हारा।
अच्छा चलो कुछ नहीं आता इतना तो बता ही सकते हो, नेचर निगेटिव होगा ना, नेचर तो निगेटिव, इतना तो हट जाओ कि तुक्का ही मानना हो अगर एग्जाम में तो निगेटिव तो हमारी देंगे, है ना, तो कुछ नंबर तो टीचर दे ही देगा दया करके। अभी तो पढ़ाया स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ही क्या होती है, जस्ट अपोजिट नेचर। अब वैल्यू निकाल लेना। चलो ये एक होमवर्क हो गया, और क्या पढ़ा दिन गधों को। चलो ये पेंडुलम वाले में कुछ स्पेशल चीज सिखा देता हूँ, है ना, ये सब तो ठीक है, एक न्यूमेरिकल ही करा रहा हूं एक तरीके से, लेकिन फॉर्मूले की तरह पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कंडीशन इज दैट, कंडीशन ये है मेरी कि अगर जो थीटा ये बना रहा है ना, अब मेरा ये नोट्स हो गया, ये नोट्स कंप्लीट है, एकदम सही नोट्स है, इसको अलग रखना, ठीक है। अब इसकी केस है ना, केस ये है, इफ थीटा इज स्मॉल, है ना, अगर थीटा स्मॉल है तो हम सबको पता है कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा होता है, और साइन थीटा को हम थीटा भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम साइन थीटा तक अगर लेना चाहें तो वी हैव अ ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल बना लें, अगर ये दूरी मैंने क्या ले रखी है, मैंने आर लिया है क्या, मैंने कहीं पुट तो नहीं करा, चलो इसको एक्स बना दो, है ना। एक्स क्यों बनाओ, क्योंकि मैं वहां पर एक्स लेने वाला हूँ, क्योंकि एक्स से समझ में जल्दी आता है, ये x/2 हो जाएगा। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वहां राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर इज x/2, राइट, एंड हाइपोटेन्यूज इज योर l, दिख रहा है ना सबको ये। इसीलिए मैंने tan लिया, क्योंकि साइन लिया, क्योंकि tan में मुझे ये दूरी निकालनी पड़ती है, वो जो मैं निकाल नहीं पाता, ठीक है। अगर मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा चाहता हूं कि तुम लोग को सब कुछ आए, तो मैं इसका l cos थीटा करके मैं दिखा तो देता कि आंसर निकाल दूंगा मैं, l cos थीटा ही तो आएगा, अरे भाई ये l है, l cos थीटा, तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करें जब हम लोग आसानी से अचीव कर सकते हैं, बिकॉज थीटा तो हमेशा स्मॉल ही रहेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और हाइपो क्या है, एल, अरे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सीधे। अब ये मेरा एक इक्वेशन तो ये बना रखा है, इक्वेशन नंबर 3 है, क्या है यार, 3 है ना, एक तो इक्वेशन ये बना रखा है, इक्वेशन नंबर 3 tan थीटा की वैल्यू, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4, लो भाई एक नया रिलेशन बना दिया। अब मैं तेरे लिए x का एक सिंपल आंसर निकाल रहा हूं, तो x/12 इज इक्वल टू फ्रॉम 3 एंड, दोनों इक्वल टू हो जाएंगे ना, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो ये x/12 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज fe अपॉन व्हाट, एक और रिलेशन बना दिया मैंने। अब तुम चाहो तो इसको भी एक्सपैंड कर डालो, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कर दो, कैसे करोगे, k² अपॉन एक्स स्क्वायर mg करो, और मुझे बताओ रिलेशन क्या है x का, इन टर्म्स ऑफ क्यूब रूट आना चाहिए, नहीं आ रहा, बैठे ही तो हैं सब। देखो x इज इक्वल टू एफ ई इंटू 2l अपॉन mg, इतना तो मानते हो, ये भी नहीं मानोगे, एफ ई को एक्सपैंड करोगे यू विल गेट k² अपॉन x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2l अपॉन mg, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो इट विल बिकम x³ इज इक्वल टू k² l, ये हो जाएगा तेरा mg, ठीक भाई। x इज इक्वल टू व्हाट गधों, दैट इज क्यूब रूट व्हाट, 1/3, 1/3 इज क्यूब रूट ना, तो 2k² l अपॉन, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन के फॉर एग्जामिनेशन, डायरेक्टली एक्स का फॉर्मूला बन गया, इससे हम निकाल सकते हैं। के को चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0, मतलब ये जितना तुम इसको कर सको, मैं तो कभी नहीं करूंगा, तुम कर सकते हो, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं तो इसको ऐसे ही लेके चलूंगा, पता है क्यों, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया कि सर इसको तीनों चार्जेस को एयर में ना रख करके मीडियम में रख दिया, बहुत डरा रहा है मुझे, तो मैं डरूंगा थोड़े ना, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, क्यों करी है सर, के और नीचे एप्सिलॉन आर कर दो बस, अरे 1/4 होता है ना, एक एप्सिलॉन आर आएगा, तो वो 1/4 को हम कर देंगे 9 × 10⁹, पढ़ाया था ना मैंने पीछे क्लास में, तो उससे फायदा नहीं हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर निकाल करके बस हमें क्या करना है, अगर मुझे टेंशन लेनी मीडियम के लिए, अगर किसी ने लिख दिया मीडियम का बताओ,
तो मीडियम का आंसर यही लिख दे रहा हूँ 2k क्यू स्क्वायर एल अपॉन, या मैं ऐसे ना कर दूं एक्स एयर, क्यों एक्स एयर ना कर दूं, एक्स एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर का क्यूब रूट। अरे ब्रैकेट के अंदर जाएगा बेटा, उसका भी तो क्यूब रूट करोगे, है ना। तो ये तुम्हारा छोटा सा फॉर्मूला बन गया। तो जिसने एयर निकालने आता है वो एयर निकाल ले बढ़िया से, जो भी आंसर आता है एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी रहेगी, उसका क्यूब रूट कर लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं कर सकते, लिख के चले आओगे, टीचर जान जाएगा कि कैलकुलेशन नहीं हो पाई, आता तो था इसको, तो नंबर मिल जाना है। समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक। मीडियम के अंदर अगर चार्जेस को प्लेस करेंगे तो मीडियम का भी फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। अच्छा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, कितना एंगल बन सकता है इनके बीच में, द मैक्सिमम रिपल्शन विल बी 180, है ना। और मैक्सिमम एक्स कितना होगा 2l, मैक्सिमम कितना होगा l प्लस एल 2l, ठीक है। तो ये सब रैंडम आंसर्स हैं, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये क्वेश्चन के बेसिस बता रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं है। एक्स मैक्स विल बी व्हाट 2l और थीटा विल बी व्हाट 180, ये तेरा मैक्सिमम है। ये सब डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, बहुत टाइम दे दिया इस पे, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। तो इतनी देर से कहानी चल रही है कूलम्स लॉ की, कि हम जब भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर के जाते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो ये लगता कैसे है, क्योंकि चार्ज तो हमेशा रेस्ट पे रहता है, तो ये पॉसिबल है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। क्योंकि हर एक पॉजिटिव चार्ज एक इनविजिबल इमेजिनरी फील्ड लाइन अपने आसपास बनाता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड होती है। और कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज यानी एटम का स्ट्रक्चर जिसने पढ़ा हुआ है, दैट इज योर स्फेरिकल इन शेप। वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल में होने के कारण क्या होगा, जितने चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर, स्फीयर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन तो मैं कर्व का दिखा सकता हूं। दिस विल बी लाइक दिस। देखो ये पेन का डायरेक्शन अपने आप बदलेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं कि सरफेस कर्व होने से मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाने की कोशिश करूंगा हर पॉइंट पर, तो ये एरो आपको रेडियस की तरह चलता दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो हो गया ना, इसलिए कहते हैं, इसी कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या कहते हैं इसको, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, रेडियस की रेखाओं पर बाहर की तरफ जाती हुई जो लाइन है वही है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं निगेटिव चार्ज बना दूं, ये इतना बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। ये जो पीछे ग्राफिक्स दिख रहे हैं ना तुमको, ये गलत नहीं है, मैं इस पर बताऊंगा अगर दोनों करेंगे तो क्या होगा। निगेटिव चार्ज में क्या देखेंगे, ये अगर इसका एक इमेजिनरी रेडियस, अब मैं रेडियस बना के दिखाता हूं तुम्हें, ताकि तुम लोग को पिछली बार नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा। इसका रेडियस तुम बनाना जानते होगे, है ना। 4-5 बना लो, 4-5 बना लो। अब इस पर वापस से ओवर राइटिंग करो, टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्या बना लिया तुमने, तुमने निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तुमने 4 बनाई, एक पॉइंट पर इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं, तो मैं इनफाइनाइट तो नहीं बना सकता, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लाइन से ये दिखा देता हूं कि एक्चुअली निगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाती है, ठीक। अब देखो, इसका मैंने एक सर्कल बनाया ना, मैं तुमको दिखा रहा हूं कि इतनी दूरी में ही इसका इफेक्ट है। अब इसका एरो इसके बाहर रखा मैंने, है जानबूझ के बनाया भाई ऐसे, ताकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, उसके क्षेत्र में ही नहीं है। जो इमेजिनरी मेरी दुनिया है, जहां पर जितनी दूरी तक मेरा इफेक्ट है, वही मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। जैसे मेरी क्लासरूम, मेरा जो साउंड है वो यहीं तक जा रहा है, इसके बाहर कोई खड़ा होगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरा इफेक्ट पढ़ाने का तुम लोग पे ही होगा ना सर। तो मैं एक चार्ज हूं, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हुआ वो तो क्लासरूम होगा, यानी लिमिटेड टू द वॉल्यूम, है ना। अरे डिपेंड करता है, एरिया बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। स्फेरिकल शेप है, हर डायरेक्शन जा रहा है, तो ये तो वॉल्यूम होता है, स्फीयर तो वॉल्यूम कंटेन करता है ना। तो भाई
ये डिपेंड करता है कि मेरा जो इफेक्ट है वो कितनी दूरी तक पहुंच रहा है। उसके बाहर कोई चार्ज अगर होगा तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो लिमिटेड रीजन में पाया गया ना, इसीलिए बोल दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है जहां पर एक इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे चार्ज के ऊपर एक इन्फ्लुएंस आएगा, वो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, जिससे कि अगर उस रीजन में वो पाया जाएगा चार्ज तो उसको फोर्स और अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को मिलेगा, जो कि कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसका रीजन कौन है, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज जिससे उस पर फोर्स लगा। पिछली बार ये बात नहीं बताई थी मैंने कहा था ना कि कैसे हो रहा है, तो ये इमेजिनरी लाइन चल के जा रही है और उस पर जाकर के हिट हो रही है जिससे कि उसमें फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब जो बनाऊंगा ये वाला डायग्राम कैसे बनता है, तो आपने अब क्या कर दिया, इन दोनों को अब इनकी बाउंड्री में ले आए। ठीक है, अब क्या होगा ये बताओ जरा, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। जो ये लाइन है, जो कनेक्टिंग लाइन है, ये तो हमने लाइन ऑफ एक्शन बोल रखा है ना। ये कह रहा है अंदर की तरफ आओ, ये कह रहा है तुम बाहर की तरफ जाओ, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एक सिंगल एरो में कन्वर्ट हो गया। इधर से ये जा रहा था ऐसे, देखो पीछे लाइन बनी हुई है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। पीछे आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो मुझे ओवर राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, पीछे वाली स्ट्रेट लाइन पे फोकस करो। ये कौन सी लाइन है, जब ये इसके रीजन में नहीं आया, जब ये आया तो इसने क्या किया, ये इसकी लाइन थी, ये इस बेचारी की लाइन थी। इसने कहा कि यार तुम उधर कहां जा रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ, भटक कहां रहे हो, मैं ही तो हूं, मेरे पास ही तो आना है तुमको। तो क्या किया इसने, ये अपने पाथ से बेंड हो गया ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बेंड होने के बाद जो पाथ फॉलो करता है दैट इज योर दिस पाथ। समझ में आ रहा है? अरे हर पॉइंट शिफ्ट होगा ना, हर पॉइंट शिफ्ट होगा तो कर्व ही तो बनेगा, कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अरे कोई वो थोड़े ना है कि पेंसिल ऐसे करके कर दिया सीधी हो गई, ये तो पॉइंट्स हैं मीडियम में जो कि अट्रैक्ट होने की वजह से नीचे की तरफ बेंड हो रहे हैं और इस तरीके से एक कर्व्ड पाथ बना रहे हैं। समझ में आया? सिमिलरली बाकी सारी लाइनों पर भी ऐसा ही इफेक्ट होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लाइनों पर इफेक्ट भी कम होता जाएगा। देखो ये बाहर वाली लाइनें जो हैं कम से कम बेंड हो रही है ना, बड़ा सा कर्व बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जितनी क्लोजर होंगी फील्ड उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी दूर वाले पॉइंट्स होंगे उतनी कम उसकी कर्व होगी, तो उसकी डेंसिटी देखो गैप बढ़ गया, देखो गैप यहां कम है, कम उससे ज्यादा सबसे ज्यादा, और यहां तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो वैसे तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है, अब तुम्हें सिर्फ देखो एक एरोस जरा बना रहा हूं बेटा, मुझे जरा बताना कोई रिटर्निंग एरो किसी को दिखे, जाने के बाद कोई वापसी का है क्या रास्ता, जाने के बाद कोई वापसी का रास्ता दिख रहा है क्या, फील्ड जा रही वापस आ रही है क्या, नहीं। और जब वापसी नहीं होती तो कहते हैं ये हमेशा ओपन लूप में फ्लो करेगी, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और कोई पॉसिबिलिटी है, नो अदर पॉसिबिलिटी, कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। इज देयर एनी केस जिसमें कि हम ऐसा देख पाए कि ये पॉजिटिव से निगेटिव पे जाए और निगेटिव से वापस से पॉजिटिव पे आ जाए, तो आंसर इज नो, क्योंकि वो तो क्लोज लूप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लोज लूप मतलब जहां से जा रहे हो वहीं वापस आ जाओ, तो वैसा नहीं पॉसिबल है, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज इन ओपन लूप। समझ गए? ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समझ में सबको आ गया ना? ठीक है, तो देखिए टेस्ट चार्ज क्या होता है, हाँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये बेचारा अदना सा आदमी है ना, इसकी कहानी सुनो, बड़ा ही दुख भरी कहानी है। ये बेचारा वो कमजोर शख्सियत है जिस पर सब लोग आकर जोर आजमाइश करते हैं, है ना, आएंगे एक पीछे से, लेकिन ये किसी को अमुड़ के ऐसे देख भी नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर उतनी साहस नहीं। तो ये हमेशा मुंडी झुका करके जो आया मार रहा है, ठीक है भैया ठीक है भैया, मतलब टेस्ट चार्ज जो कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा दूसरे चार्ज पर, लेकिन उसके ऊपर सारे चार्ज अपना इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको रिपेल भी कर सकते हैं, यानी उस पर अपनी जोर आजमाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकता। ये कैसे पॉसिबल है मैं बताता हूँ, बहुत आसान है बेटा समझने में। ये हो गया तेरा क्यू, बड़ा सा क्यू है, ठीक है, इसकी फील्ड रीजन भी बड़ी सी है, इसका ले सर्कल ऐसे बना ले तो, है ना, ठीक। अब ये तेरा हो गया छोटू सा चार्ज क्यू नॉट, इसकी फील्ड रीजन इतनी है, ये तो इसके क्षेत्र में आ गया,
लेकिन क्या ये इसके क्षेत्र में कभी आएगा? तो ये कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पाएगा? इसको तो मौका ही नहीं मिल रहा। और जब इसकी फील्ड रीजन, अब कूलम्स लॉ क्लियर हो जाएगा, जब इसकी फील्ड रीजन के बियॉन्ड है तो फोर्स भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका तो फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, वी विल ऑलवेज डायरेक्ट इट लाइक दिस कि भैया एक वीकर चार्ज है, ध्यान देखना, पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, यूनिट कोई भी ले लो, ठीक है, माइक्रोकूलम ले लो, है ना, कूलम ले लो, 1 रहेगा मैग्नीट्यूड। इट गिव्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका काम ही है कि डायरेक्शन बताना, किसी को पता करना होगा कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वहीं पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे और टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या हो रहा है उससे डिसाइड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जा रही है, ठीक है। इसका काम ही डायरेक्शन और ताकत कितनी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो पता करेगा स्पेस में, बिना इन्फ्लुएंस क्रिएट किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, ये आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे निकालना हो, इस पे निकालना हो, इस पे निकालना हो, यहां निकालना हो, हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेक करनी या स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो वहां पर क्यू नॉट प्लेस करेंगे और फटाफट हमें पता चल जाएगा कि वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक। तो अब इसका देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। सोर्स चार्ज आपका क्यू है तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, और फोर्स, ध्यान से देखना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कौन से चार्ज पे फोर्स लगा रहे हो, क्यू नॉट। अरे भाई इसी पे तो लग रहा है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। जरा फॉर्मूला खोलते हैं इसको, के क्यू और ये बेचारा छोटू वाला चार्ज अपॉन इनके बीच की दूरी, दैट इज आर स्क्वायर, दिख रहा है तुमको ये आर। अब इसको वेक्टर दे दो, तो वेक्टर कैसे, आर कैप, है ना, क्योंकि स्टार्ट हमेशा यहां से करेंगे, जाएंगे इधर को, है ना, तो आर कैप से ये वेक्टर बन जाएगा। और अगर हम इसको चाहें तो इसको हम आर क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर मल्टीप्लाई करके। तो इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं, और डिवीजन में एक और चीज मिस हो रही थी, दैट इज क्यू नॉट, ये कट गया यहां से, ठीक है। तो यहां से आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कैप, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म हो गया, दैट इज के क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर वेक्टर, या फिर ये फॉर्मूला, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हैं, और करके लिख दिया मैंने। स्केलर फॉर्म में कोई पूछेगा, इन स्केलर द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, अब मजेदार बात क्या है कि जिस पर लग रही है उसका तो कोई वजूद ही नहीं है फॉर्मूले में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें लिखना है तो सिर्फ चार्ज देखो किस चार्ज की वजह से लग रही है, जिस पर लग रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है, और उसकी दूरी ढूंढनी है बस। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ गए, इसीलिए बड़ा ही अलग तरीके का फॉर्मूला है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो हमें डायरेक्शन कौन दे देगा, ये आर का यूनिट वेक्टर। पॉजिटिव होगा तो हमेशा आर वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अगर निगेटिव होगा चार्ज, ठीक है, तो भैया देखो उस दिन बताया था कि टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैंने इतना अच्छे से बनाया सब कुछ कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वैल्यू आप निगेटिव पुट करो देखो माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा था एक ही चीज डिसाइड कर लेना पूरे चैप्टर में, या तो चार्ज के साथ चलोगे या तो तुम यूनिट वेक्टर को पलटने की उससे चलोगे, ठीक है। तो ये कभी आंसर गलत नहीं आने वाला। तो जैसे माइनस क्यू पुट कर रहा हूं देखो वापस से सेम आ गया, ठीक है। तो माइनस साइन इज मेकिंग श्योर कि आर वेक्टर पलट जा रहा है, तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ वो आंसर में आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला इज ऑलरेडी कैपेबल कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, अलग से दिमाग ना लगाना कोई को, ठीक है। तो ये हो गया, ये तुम्हारी बता दिया कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज, बता दिया मैंने वहां लिख करके। कंसीडर ये जो है ये बड़ा अलग चीज है, ये भी समझनी बहुत जरूरी है। ये केस क्या है, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, टाइम हो गया क्या, कहाँ टाइम हुआ अभी, अभी तो 4:23 हो रहा है। कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू, अरे बस 5 मिनट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये कोई टेस्ट चार्ज ले लिया, यही चार्ज ले लिया, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ले लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी पीछे बनाया था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी सारा का सारा खेल तो पोजीशन का है कि रखा कहां पर है, ठीक है। तो यानी देख रहे हैं कि ये अगर लीनियर होता, लीनियर मतलब ये 1/r होता, तब तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती, ठीक है।
लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करता है, इसको एक्सपोनेंशियल बना देता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो हमारे केस में क्या है, ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही हो रहा है। तो ये कैसे जाएगा अंदर की तरफ, कैसे, देखो जब हम बहुत करीब आ जाएंगे, जब हम आर की वैल्यू बहुत करीब रख देंगे, ये मेरा चार्ज है बेटा, यहीं ला के रख दिया, तो आर की वैल्यू इज वेरी लेस बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, ठीक है। और जब हम दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, तो अब ये आर स्क्वायर से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लो, है ना, बट आर इज वेरी हाई। अब बीच में कोई पॉइंट ले लिया हमने, ठीक, इस तरीके से देख लो डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से देखो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ऐसे ग्राफ बनाया जाता है, ठीक। सबको जोड़ दिया तो मेरा ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें दूसरा बात बस बता के छोड़ दूंगा, स्लाइड दिखा करके पीपीटी खत्म हो जाएगी सारी। अभी इसको बदमाशी करता हूं, देखो इसको यहां ले आओ, चार्ज तुम्हारा ना इधर रखो जरा, इस चार्ज को यहां रखो, और अब मैं ये पॉजिटिव आर लेके चल रहा था, अब जरा मैं निगेटिव आर पर आता हूं। निगेटिव आर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा सर, लेकिन मैं चार्ज को निगेटिव कर दूं तो, ठीक है। तो अभी इसमें खेल है बेटा, तो अब देखो, अरे गायब हो गया, अरे ये क्या हो गया, पीपीटी नहीं है, बड़ा गलत हुआ मेरे साथ, है छोड़ना ही पड़ेगा क्या, गलत हो गया मेरे साथ यार। तुम लोग को एक पूरा डायग्राम बनाया हुआ था, इस तरीके से बनेगा, बता दे रहा हूं कुछ कुछ, नहीं समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे, और फिर एक केस में बनेगा इस तरीके से, है ना, वो पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल मिलेंगे, और कल मिलने से पहले ये पढ़ लेंगे, इसमें क्या है इसमें कुछ नहीं है, नेट चार्ज सेंटर पर जो है, नेट इफेक्ट ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज जीरो। कैसे ये तुम लोग को आता है, देखो ये प्लस स्मॉल क्यू, ये प्लस स्मॉल क्यू जस्ट सामने, ठीक है। तो ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, अब इसी प्रकार से ये इधर लगाएगा, इधर वाला इधर लगाएगा, और इधर वाला जस्ट अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज्ड रिंग इज जीरो। समझ में आ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स इज जीरो। देखो इसका आंसर अभी किसी को नहीं आया, तो इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू था बेटा, ठीक है। यहां रख दे तू क्यू नॉट, एफ जीरो, ये पूरा ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जीरो, समझ गए, बस इतना ही पढ़ाना है, थैंक यू। इतना कम पढ़ाता हूं, देखो 7 ही मिनट लिया।